नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका डिस्कस पॉइंट पे। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एसएसटी यूनिवर्सिटी बीएड 2022 के साइंस ग्रुप का पेपर का सेकंड पार्ट। इसका फर्स्ट पार्ट जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन में फर्स्ट है, व्हाट इज द प्रिंसिपल शुगर इन द ब्लड। जो ब्लड में जो शुगर होती है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है, तो वो ग्लूकोज की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोन्स एंड टीथ इन अ ह्यूमन बॉडी आर जनरली मेड ऑफ विच केमिकल। बोन्स और टीथ पूछ रहा है, आपको पता है बोन्स और टीथ में क्या होता है, कैल्शियम होता है। तो ऑप्शन में अगर आपको कोई कैल्शियम वाला ऑप्शन दिखे ना, जैसे कि इसमें लिखा ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट, तो वो उसका क्या है, राइट आंसर है। बाकी सब रॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। विटामिन B12 जो कि एंटी एनेमिक होता है, बिल्कुल सही है। अगर विटामिन B12 की आपको कमी हो जाती है तो आपको एनीमिया हो जाता है। तो विटामिन B12 आपको एनीमिया से बचाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ये एंटी एनेमिक है। तो ये तो सही आंसर है। विटामिन C की कमी से हमें क्या होता है, स्कर्वी होता है, जिसको हम ब्लीडिंग गम्स भी बोलते हैं। और विटामिन C का नाम होता है स्कॉर्बिक एसिड। क्या करता है, ये स्कर्वी को प्रेजेंट करता है। तो इसका काम क्या होता है, एंटी स्कॉर्ब्यूटिक होता है ये। तो ये भी क्या है, सही आंसर है। अगला है विटामिन डी एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर। ये जो है ऑप्शन गलत है, विटामिन ई होना यहाँ पे चाहिए था। विटामिन ई जो होता है एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर होता है उसमें। तो ये ऑप्शन जो है गलत है। तो इनमें से पूछ रहा कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो ऑप्शन सी क्या है, करेक्टली मैच नहीं है। विटामिन के है, विटामिन के की कमी से क्या होता है, विटामिन के जो होता है एंटी हेमरेज फैक्टर होता है इसका। इसका मतलब क्या है कि ये ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है। तो ऑप्शन सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। विटामिन ई होता है जो एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जेनेटिक डिजीज। इनमें से जेनेटिक डिजीज कौन सी नहीं है। ऑप्शन है नाइट ब्लाइंडनेस, एल्बिनिज्म, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस। तो इसका राइट आंसर है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस होता है वो क्या है, विटामिन ए की कमी होने की वजह से आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। एल्बिनिज्म क्या है, आपके जब शरीर में व्हाइट कलर के जो दाग पड़ने लग जाते हैं ना, उसको एल्बिनिज्म बोलते हैं। और ये क्या है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। फिर है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया भी क्या है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि क्रोमोसोम्स में म्यूटेशंस की वजह से होता है। क्रोमोसोम्स में म्यूटेशन की वजह से हो जाता है। अगला ऑप्शन है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस भी क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। इनमें से कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, वो है नाइट ब्लाइंडनेस, जो कि विटामिन ए की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है, नॉर्मल पर्सन हैव द विजुअल इक्विटी ऑफ। इनमें से नॉर्मल पर्सन की विजुअल इक्विटी जो है वो 20/20 फीट होती है। ठीक है, ये क्या होती है, नॉर्मल पर्सन की होती है। अगर किसी की 20/200 है तो उसका ऑलमोस्ट ब्लाइंड कंसिडर करते हैं। अगर इसकी 20/70 है तो हम उसको कंसिडर करते हैं मायोपिया, मतलब उसको दूर के दिखाई नहीं देता साफ। अगर किसी की 20/10 है तो ये बहुत अच्छा विजन होता है, इससे भी नॉर्मल से भी अच्छा विजन होता है, और ये सिर्फ 1% लोगों में होता है। तो इनमें से नॉर्मल पर्सन के लिए कौन सा था, 20/20। तो ऑप्शन सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस इन विच द pollen grain ऑफ अ फ्लावर इज ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट इज नोन एज। अगर क्या है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर एक प्लांट है, ठीक है, इसमें 2 फ्लावर्स हैं। अगर इस फ्लावर के पॉलन ग्रेन जो है इसके स्टिग्मा में जाके फर्टिलाइज करते हैं, तो ऐसे पॉलिनेशन को हम क्या कहेंगे। तो ऑप्शंस है ऑटोगैमी, गैटेनोगैमी और है जीनोगैमी। तो इसका राइट आंसर है गैटेनोगैमी। अगर सेम प्लांट में एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर ट्रांसफर होता है तो उसको गैटेनोगैमी कहते हैं। अगर एक फ्लावर से उसी फ्लावर के पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर में गिर गए तो उसको ऑटोगैमी बोलते हैं। और अगर एक प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर में गिरते हैं उसको जीनोगैमी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द एक्स्ट्रा क्रोमोसोम एक्स इज प्रेजेंट। ये सारे जो सिंड्रोम्स हैं ये क्रोमोसोम्स में प्रॉब्लम की वजह से ही होते हैं, जिनमें से हीमोफीलिया और डाउन सिंड्रोम जो है, हीमोफीलिया और डाउन सिंड्रोम जो है ये जब क्रोमोसोम्स में म्यूटेशन की वजह से होते हैं। इनमें से जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, ये क्या होता है, जब किसी भी मेल में अगर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक्स और वाई प्रेजेंट होते हैं। अगर किसी मेल में एक एक्स्ट्रा एक्स और आ जाए, मतलब उसके क्रोमोसोम एक्स एक्स वाई हो जाए,
तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको कौन सा डिसऑर्डर है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, हम उसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, जैसे ये फीमेल्स में जनरली होता है, जैसे फीमेल्स में एक्स और एक्स टाइप के क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें से अगर किसी फीमेल में एक क्रोमोसोम गायब हो जाए, सिर्फ एक ही एक्स ही क्रोमोसोम प्रेजेंट है, तो उस फीमेल को हम बोलेंगे टर्नर सिंड्रोम है। तो ऑप्शन पूछा गया है किस में एक्स सिंड्रोम ज्यादा हो जाता है, तो वो है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो ऑप्शन बी क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनालॉगस स्ट्रक्चर आर द रिजल्ट ऑफ। एनालॉगस स्ट्रक्चर किसकी वजह से होता है, इसका राइट आंसर है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है restriction enzymes belong to a larger class of enzymes which is called as, इसका राइट आंसर है न्यूक्लियस एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is not an approach for in situ conservation, इसका राइट आंसर है वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार पूछा भी गया है क्वेश्चन में। ऑप्शन से इसका राइट आंसर है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेलिफिगियन ट्यूबल्स आर प्रेजेंट। ऑप्शंस हैं फ्रॉग, अर्थवर्म, प्रॉन, कॉकरोच। तो जो मेलिफिगियन ट्यूबल्स होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं, ये आर्थ्रोपोडा में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये किस में प्रेजेंट होते हैं, आर्थ्रोपोडा में। हम चेक कर लेते हैं इनमें से फ्रॉग, अर्थवर्म, प्रॉन और कॉकरोच में से कौन सा जो है आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करता है। जो फ्रॉग है, फ्रॉग कौन सी क्लास को बिलोंग करता है, वो करता है एम्फीबियंस को। क्यों, क्योंकि बोथ पानी और लैंड दोनों जगह पे रह सकता है, तो ये एम्फीबियन है। अर्थवर्म की बात करते हैं तो अर्थवर्म बिलोंग करता है एनिलीडा क्लास को। इनमें से प्रॉन्स और जो कॉकरोच हैं वो बिलोंग करते हैं ऑर्थोपोडा क्लास को। ठीक है, तो मेलिफिगियन ट्यूबल्स जो होते हैं ये प्रॉन्स और कॉकरोच दोनों में होते हैं, पर इसका जो राइट आंसर दिया है वो कॉकरोच दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्जांपल ऑफ फाइब्रस जॉइंट इज। फाइब्रस जॉइंट क्या होता है, जिनमें फाइब्रस टिश्यूज होते हैं, है ना। फाइब्रस जॉइंट क्या होता है, जिनमें फाइब्रस टिश्यूज होते हैं, और इनकी खास बात ये होती है, कि ये जो जॉइंट होते हैं ये मूव नहीं हो सकते, मूवेबल नहीं होते हैं। तो हम चेक करते हैं कि इनमें से कौन से हैं कौन से नहीं है। पहला है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पे होता है, ये आपके शोल्डर में प्रेजेंट होता है। शोल्डर को तो आप मूव कर सकते हो ना, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। दूसरा है हाइंड जॉइंट। हाइंड जॉइंट कहाँ प्रेजेंट होता है, आपकी नी में प्रेजेंट होता है। नी को भी आप मूव कर सकते हो ना, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। अगला है पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट जो होता है ये आपके शोल्डर के पास नेक पे प्रेजेंट होता है, जहाँ से आप अपनी जो सिर है उसको मूव कर सकते हैं, है ना। तो ये भी आप मूव कर सकते हो, तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं है। अगला ऑप्शन है फ्लैट स्कल बोन, बिल्कुल सही, ये इसका राइट आंसर है। ये जो फाइब्रस जॉइंट होते हैं वो फाइब्रस टिश्यू से मिलकर बने होते हैं और ये मूव नहीं कर सकते, हम इन जॉइंट्स को मूव नहीं कर सकते, तो हम फ्लैट स्कल बोन्स को हम तो मूव नहीं कर सकते, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्ट एज अ मास्टर क्लॉक। देखिए इसका राइट आंसर है हाइपोथैलेमस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। देखिए जो ब्रेन है उसके ना 3 पार्ट होते हैं। इसके कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। एक होता है फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन, एक होता है हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के भी हमारे पास क्या है, 3 पार्ट होते हैं। एक होता है सेरिब्रम, एक होता है थैलेमस, एक होता है हाइपोथैलेमस। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से कौन सा जो है मास्टर क्लॉक एक्ट करता है, तो वो जो ब्रेन का फोर ब्रेन जो पार्ट होता है उसमें एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। ये क्या होता है, आपका एक्ट करता है एज अ मास्टर क्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड द टिश्यूज ऑफ द पीपल लिविंग इन द हाई एल्टीट्यूड इज ड्यू टू। देखिए जैसे जैसे आप हाई एल्टीट्यूड्स पे जाने लगते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है, आप हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे तो वहाँ पे क्या होता है, एक तो टेम्परेचर कम होने लग जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, इसलिए क्या होता है पहाड़ों पे क्या करती है, बर्फ गिरती है। और साथ ही साथ वहाँ पे क्या होता है,
लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। देखिए इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे हमने एक बीकर लिया, इसमें हमने एक पिस्टन लगा लिया, यहाँ पे जो है हमारी गैसेस प्रेजेंट है, और हमने एक और सेम हमने फ्लास्क लिया, उसमें हमने क्या किया, पिस्टन लगाया। एक में है हमने सपोज करो यहाँ पे 4p प्रेशर लगाया है, और एक में हमने क्या है सिर्फ p प्रेशर लगाया है। ठीक, अब यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर है तो क्या होगा कि जो पार्टिकल्स होंगे ऑक्सीजन के वो क्या है, बहुत पास पास आएंगे, पास पास आएंगे तो एक दूसरे में डिसॉल्व हो पाएंगे, है ना। लेकिन इसमें क्या है, प्रेशर जो है बहुत कम है, तो पार्टिकल्स क्या दूर दूर हैं और आपस में डिसॉल्व नहीं कर पा रहे। तो सेम क्या है, जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, लो होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होने की वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो पास पास नहीं होते, बहुत दूर दूर होते हैं, और क्या होते हैं वो इजीली डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं, और उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कम होता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, ये किस वजह से होता है, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से होता है। तो इसका ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिजिकल एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन द सॉलिड सरफेस इज ड्यू टू। फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो होता है वो जस्ट फिजिकल फोर्सेस की वजह से होता है, उसमें कोई भी केमिकल केमिकल बॉन्ड नहीं बना होता है, उसमें कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बना होता है। ठीक है, तो हम क्या इसमें क्या होता है, सिर्फ फिजिकल फोर्सेस होते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड में तो केमिकल बॉन्ड बनाना पड़ेगा, आयनिक में भी बॉन्ड बनाना पड़ेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी बॉन्ड बनाना पड़ेगा, लेकिन फिजिकल फोर्सेस क्या होता है, वेंडरवॉल फोर्सेस क्या होता है, फिजिकल फोर्सेस होते हैं। तो ऑप्शन डी क्या है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग हेलोजन इज। ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है, आपको पूछ रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या होता है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो अच्छा होता है जो खुद का रिडक्शन करा दे, जो खुद का रिडक्शन करा दे। तो देखिए रिडक्शन मतलब जो फ्लोरीन होता है वो F नेगेटिव से F2 में जाना पसंद करता है, सॉरी, जो फ्लोरीन होता है वो F2 से F नेगेटिव में जाना पसंद करता है क्योंकि वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है 0 और यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है -1। तो क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या हो गया, कम हो गया, रिड्यूस हो गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं इसका रिडक्शन हो गया, इसका रिडक्शन हो गया। और जिसका रिडक्शन होगा वो कैसा एक्ट करेगा, एज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करेगा। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए है। अगर क्वेश्चन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जगह आपको अगर रिड्यूसिंग पूछा होता तो याद रखिए इसका आंसर होता I2, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होता। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ढंग से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्लू बेबी सिंड्रोम रिजल्ट्स फ्रॉम। तो इसका राइट आंसर है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है ये एक्सेस ऑफ नाइट्रेट्स की वजह से होता है। ऑप्शन डी क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंसबर्ग रिएजेंट इज। हिंसबर्ग रिएजेंट जो होता है ये एक डिस्टिंग्विश टेस्ट भी कह सकते हैं की तरह काम किया जाता है अमाइंस के लिए। अमाइंस इसलिए क्या होता है, हिंसबर्ग रिएजेंट इज यूज्ड एज अ डिस्टिंग्विश रिएजेंट, किसके बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अमाइंस के बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए। इसका फॉर्मूला होता है C6H5SO2Cl। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइबर्स दैट हैव गुड रेजिस्टेंस टू स्टेन केमिकल्स इंसेक्ट एंड फंजाई इज। ऐसा कौन सा फाइबर है जो कि जिसमें स्टेन नहीं लगता इजीली और केमिकल्स से भी रेजिस्टेंट है वो, और इंसेक्ट और फंजाई से भी रेजिस्टेंट है। तो ऐसा जो फाइबर है वो है नायलॉन। तो ऑप्शन सी क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉ गवर्निंग द फोर्सेस बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस इज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कूलम लॉज। क्योंकि जो फेराडे लॉज होता है वो तो आपको पता ही है कि वो इलेक्ट्रोलिसिस में यूज किया जाता है। ठीक है, ये क्या बताता है आपको कि आपने कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करी और कितना जो है वो इलेक्ट्रोड पे कितना मेटल आके डिपॉजिट हो गया, ये तो आपको फेराडे लॉ बताता है। ओम्स लॉ क्या बताता है, ओम्स लॉ बताता है V इज इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ ये तो बताता है V इज इक्वल टू आई आर। और एम्पियर्स लॉ क्या होता है, ये भी इलेक्ट्रिसिटी में ही यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन जो फोर्सेस जो ऐसे लॉज जो फोर्सेस किसके फोर्सेस की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच के फोर्सेस की बात करते हैं, वो क्या है, कूलम्स लॉ है। तो ऑप्शन डी क्या इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइंटिफिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रा हाई मैग्नेटिक फील्ड इज।
ऑप्शन है सुपर कंडक्टिविटी, डिजिटल लॉजिक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए जो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो तो हीट की बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का तो उससे कोई रिलेशन है ही नहीं, तो ऑप्शन डी तो बिल्कुल भी सही नहीं है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, आप फोटॉन्स डालते हो, कोई मेटल है, आपने इसमें फोटॉन्स डाले और यहाँ से क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड का कोई मतलब नहीं है। डिजिटल लॉजिक जो है इसमें तो सेमीकंडक्टर्स में आप इसको पढ़ते हो, है ना, इसका भी कोई मतलब नहीं है मैग्नेटिक फील्ड से। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है सुपर कंडक्टिविटी से, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी विल बिकम। अगर जो है क्वेश्चन बोल रहा है कि सपोज अर्थ का रेडियस जो है वो आर, हमने आर ले लिया, कंडीशन फर्स्ट है। उसने सेकंड कंडीशन बोली, अगर आप अर्थ का जो डायमीटर अगर आप इसका जो डायमीटर है वो क्या कर दोगे, रिड्यूस टू हाफ कर दोगे, तो वो पूछ रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। आपको पता है कि जी इज इक्वल टू क्या होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, है ना, ये होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। वह जी क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम क्या है मास ऑफ द अर्थ, और ये क्या रेडियस ऑफ द अर्थ। आपने क्या करा, रेडियस को r बाई 2 कर दिया, है ना, डायमीटर को r बाई 2 कर दिया, फिर रेडियस कुछ भी बोल सकते हो, तो बाई 2 करोगे तो क्या हो जाएगा, बाई 2 करोगे तो 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो जाएगा r स्क्वायर बाई 4, है ना। तो इनिशियल वैल्यू का कितना हो गया, 4 टाइम्स हो गया, 4g हो गया। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा है, ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इज रेज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी विल। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे क्या फर्क पड़ता है, तो इसका एक रिलेशन है ईटा, जो कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है इज इक्वल टू ए ई की पावर ई अपॉन आर टी, ये इसका एक रिलेशन है। यहाँ से इस रिलेशन से आप देखोगे, अगर आप टी की वैल्यू बढ़ा रहे हो, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो, अगर आप कोई भी चीज, अगर कोई फ्रैक्शन है 1/2, अगर आप उसमें डिनोमिनेटर को बढ़ाते जाओगे तो उसकी ओवरऑल वैल्यू क्या होती है, कम होती जाती है। तो आपने ये क्या है, ए एक्सपोनेंशियल ई बाई आर टी, आपने क्या करा, डिनोमिनेटर की वैल्यू को इंक्रीज करते गए तो ओवरऑल जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो ईटा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, डिक्रीज, मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो ऑप्शन ए क्या है इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पे हमारा जो है ये पेपर खत्म होता है। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।